Hello friends. So today we are here with the new lecture that is about the what was happening in the France during the French Revolution. Here we are going to start our new topic, that is 2.1, France becomes a constitutional monarchy. तो अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इसके पहले आपने जो पढ़ा था उसमें था कि अब क्लर्जी जो थे और जो नोबिलिटी थी उनसे उनके प्रिविलेज ले लिए गए थे। अब उनके पास टैक्सेस पे करने की, वो अब टैक्स नहीं पे करेंगे, इसका राइट उनसे छीन लिया गया था। और जो चर्च के पास जो भी ज़मीन थी वो अब हटा दी गई थी। और इन सब चीज़ों के लिए अब गवर्नमेंट के पास ये सारी चीज़ें मिलाकर अब उसके पास 2 मिलियन लिवरेट्स का पूंजी आ गई थी, उसके पास इतना पैसा हो गया था। अब इस वाले में हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब क्या हो रहा है, अब नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन का इन 1791। 1791 में नेशनल असेंबली जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। इसका मेन एम था कि वो मोनार्च की पावर को लिमिट करे। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था ताकि जो राजा है उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, उसकी पावर को लिमिट किया जाए। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ये शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने की बजाय इनको अलग अलग हाथों में, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इसको बांट दिया गया था। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, मीन्स लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन 3 लेवल पर इन जो ये पावर थी इसको डिवाइड किया गया था। जैसे किसी एक के पास अगर सारे शक्तियाँ होंगी, सारी पावर होगी, तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन अगर इन पावर्स को बांट दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उनको एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। ठीक। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के तौर पर नया मतलब रूप दे दिया फ्रांस को। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। अब जो आपका फिगर 7 है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि फिगर जो है ये शो करता है कि वहाँ पर कैसे हुआ था सब चीज़ें। अब देखिए वहाँ के जो वहाँ के सिटीजन थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पूरे सिटीजन्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक थे एक्टिव और दूसरे थे पैसिव। पैसिव में वो लोग आते थे, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, पैसिव में वो लोग आते थे जिनको वोटिंग का राइट्स नहीं था। उनके वो ऐसे में कितने लोग आते थे, वो 3 मिलियन लोग थे जो वोटिंग राइट्स नहीं रखते थे। वो पैसिव सिटीजन्स थे वहाँ के, जिसमें वीमेन, चिल्ड्रन और कुछ यूथ आते थे जो 25 से कम थे। मतलब औरतों के पास वोटिंग राइट नहीं था, बच्चों के पास वोटिंग राइट नहीं था, और वो यूथ, वो यंग जनरेशन जो 25 से कम थे उनको भी वोटिंग राइट नहीं था। तो ये तो हुई बात पैसिव सिटीज़न की। फिर इसके बाद आते हैं एक्टिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न कौन थे? वो लोग जो वोट देने के हकदार थे। इंटाइटल टू वोट मीन्स उनको वोट का अधिकार था। अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, मतलब 28 मिलियन की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 4 मिलियन ऐसे थे जिनके पास जो इंटाइटल थे, मतलब एक्टिव सिटीजन थे वो वहाँ के। तो वो लोग क्या करेंगे, वो वोट करते हैं और अपने लिए इलेक्टर्स को चूज़ करेंगे जो एक्टिव सिटीजन है। मीन्स एक्टिव सिटीजन के पास राइट था कि वो अपने लिए किसी को चूज़ करें। ये 50,000 लोग उन्होंने चूज़ किए। फिर ये 50,000 लोग वोट करेंगे और अपने लिए 745 मेंबर्स चूज़ करेंगे जो बनेंगे लेजिस्लेचर। ठीक है। और इस लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल होगा वो होगा किंग पर, और इनका कंट्रोल होगा मिनिस्टर्स पर। मीन्स 475 पीपल कंट्रोल करेंगे किसको, किंग को भी कंट्रोल करेंगे और
मिनिस्टर्स को, और किंग इनको कंट्रोल करेगा अपनी वीटो पावर से। किंग इन 745 मेंबर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद एक आप यहाँ पे और देख रहे हैं कि एक्टिव सिटीजन के पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली जुडिशरी में जा सकता है, मतलब वो सीधे वोट कर सकता है जज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्टिव मेंबर हैं वो दो काम कर सकते हैं। वो वोट करेंगे, अपने इलेक्टर्स चूज़ करेंगे, फिर जो इलेक्टर्स होंगे वो चूज़ करेंगे नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली का कंट्रोल होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी पर, मतलब किंग पर और मिनिस्टर्स पर। और एक्टिव सिटीजन फिर वोट कर सकते हैं जज के लिए, मतलब वो अपने लिए न्याय ले सकते हैं, इनके ये अधिकारी हैं हर काम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड दैट इज सिटीजन्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, मतलब अब नेशनल असेंबली के हाथों में आ गया है कि वो लॉज को बनाएगा। विच वॉज मतलब वो अब अपने सारे राइट्स को यूज़ कर सकता है। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा इस फिगर में, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो एक्टिव सिटीजन है वो डायरेक्ट इनके लिए वोट नहीं कर रही है नेशनल असेंबली के लिए, वो क्या कर रही है, वो इलेक्टर्स चूज़ करती है, फिर इलेक्टर्स चूज़ करते हैं नेशनल असेंबली को। तो इसलिए ये हुआ एक इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें कि हम अपने नेशनल असेंबली को इनडायरेक्ट वे में चूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके यहाँ भी था कि नेशनल असेंबली के हाथों में अब लॉज बनाने की शक्ति थी, जो कि एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड थे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इज टर्न चूज द असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स, सभी जो सिटीजन्स थे हाउएवर हैड टू राइट टू वोट, उनके पास अधिकार नहीं था वोट करने का। ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the status of एक्टिव सिटीजन्स, मतलब सिर्फ 25 के ऊपर वाले जो मतलब 25 से ज़्यादा के थे वो वोट कर सकते थे, और उनके पास 3 दिन के मतलब एक लेबर 3 दिन में जितना कमाता है उतना उनके पास टैक्स पे करने का भी धन होना चाहिए, तभी वो वोट कर सकते हैं। यही लोग एक्टिव सिटीजन का स्टेटस भी पाते थे। दैट इज़ वाई दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, और इसीलिए उन्हें वोट था। मतलब जो रिच है, जो वेल्दी है और 25 के अबव है, वो 3 डेज़ का वो टैक्स पे कर सकता है, वही एक्टिव सिटीजन कहलाते थे। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और जितने भी फिर इनके अलावा जितने लोग मेन और वीमेन बच गए वो कहलाए पैसिव सिटीजन्स, उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड अ बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब अगर किसी व्यक्ति को इलेक्टर बनना है, जैसे हमारे यहाँ जो वोट्स होते हैं या हम कोई इलेक्शन करना चाहते हैं, किसी वार्ड के मेंबर बनना चाहते हैं या लोकसभा या राज्यसभा में इलेक्टेड होना चाहते हैं, तो हमारे लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कुछ हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड हैं या नहीं, एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो उसमें होती है कि हमारी एज होनी चाहिए 25, दूसरा सिटीजन हो इंडिया का, तीसरा कभी वो दिवालिया ना हुआ हो। इस तरीके से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो वहाँ फ्रांस में भी था कि अगर आप इलेक्टर बनना चाहते हैं एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, और उसके बाद आप असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा, उसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए कि उसने सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने की क्षमता अपने पास एक्वायर की हो, मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपके फिगर दिया हुआ है डिक्लेरेशन मीन्स इसमें आपका डिक्लेयर किया गया है कि लोगों के पास कौन कौन से राइट्स होंगे। यहाँ पर पूरे 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, बहुत छोटा छोटा है फिलहाल। तो नीचे इस लाइन में पढ़ते हैं। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि ये क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो बिगेन हुआ विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसमें इस बात के बारे में बताया गया कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी नागरिक का क्या अधिकार होगा। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ। उन अधिकारों में कौन कौन से राइट्स को इंक्लूड किया गया था। फर्स्ट था राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार। सेकेंड फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपनी राय देने की आज़ादी। इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष समानता मतलब कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, जब भी लॉ की बात होगी वो हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। कानून किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स मतलब इन्हें एक नेचुरल और इनएलिएबल मतलब इसका मतलब हुआ कि ये एक प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति जब वो पैदा हुआ उसी के साथ उसे ये राइट्स मिल जाएंगे और इन्हें कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये व्यक्ति को उसके जन्म से ही मिल जाएंगे ये अधिकार और कुड नॉट बी टेकन अवे उससे किसी भी सूरत में छीने नहीं जा सकते मतलब कोई उनके इस राइट्स को उनसे ले नहीं सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स और ये स्टेट का राइट होगा, राज्य का ये ड्यूटी होगी, ये कर्तव्य होगा कि वो अपने सिटीजन्स के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, न्याय के पास कानून के पास जा सकता है, कानून का सहारा ले सकता है और कानून उसकी मदद करेगा इस चीज़ में। फिर नीचे हम यहाँ पर देखते हैं बॉक्स 1 में रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब वहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता था और उन सिंबल्स का क्या मीनिंग थी। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं ये द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन आर द 18th century इन द 18th century कुड नॉट रीड और राइट। जो 18th century की मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी मतलब लोगों की जो ज़्यादा तादाद थी वो थी इलिटरेट की, ना ही वो पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे, ऐसे लोग उसमें सबसे ज़्यादा थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। सो इमेजेस इसलिए लोगों ने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए उन्होंने कुछ इमेज और सिंबल्स का यूज़ किया ताकि लोग इस सिंबल के जरिए जान सके, समझ सके उनके न्यू आइडियाज़ को, न्यू थॉट्स को। जैसे आप पढ़ते हैं पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, वो डाटा का कलेक्शन होता है पिक्चर के मतलब इमेज के थ्रू आप अपने डाटा कलेक्शन को शो करते हैं। तो वैसे ही फ्रांस में भी लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या करते थे, वो अपने इन फिगर्स और इन पिक्चर्स के थ्रू अपने उसको समझते थे कि उन्हें क्या चीज़ें वो मैसेज बताना चाह रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के फिलोसफर्स। द पेंटिंग बाय ली बार्बियर फिगर 8 uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। तो जो ली बार्बियर हैं उन्होंने फिगर 8 में ये शो काफ़ी सारे सिंबल्स को यूज़ किया है टू कन्वे द कंटेंट कि वो क्या कहना चाहते हैं ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो हमारा जब राइट्स मतलब वहाँ का जो राइट है फ्रांस का, तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए कुछ सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज़ किया गया। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये है हैंडकाफ है, इसमें जो है चेन है, ये टूटी हुई चेन, द ब्रोकन चेन। इसका यूज़ क्यों किया गया, द ब्रोकन चेन्स वर यूज्ड टू फेटर स्लेव्स। ये दास बनाने के लिए, लोगों को क्या था, बंदी बनाने के लिए। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो टूटी हुई चेन ये बताती है कि अब हम सभी
फ्री हो गए हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहे। द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस, ये आप देख सकते हैं इस फिगर को। द बंडल ऑफ रॉड्स, ये रॉड्स का बंडल है। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, ये यूनिटी इन स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी इसका सिंबल है कि जो एक अगर रॉड होगी तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट अगर ग्रुप होगा उसका पूरा एंटायर बंडल को हम तोड़ नहीं सकते। वी कैन नॉट ब्रेक द एंटायर बंडल ऑफ द वुड और एनीथिंग एल्स। तो जब कोई चीज़ अकेला कोई व्यक्ति होगा तो वो लड़ाई नहीं कर सकता है या फिर वो जीत नहीं सकता है, बट अगर हम ग्रुप में किसी चीज़ को काम को करेंगे तो हम उस काम को और इन्फ्लुएंशली कर सकते हैं, उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है, अगर एक बच्चा खड़े होकर बोलता है तो उसकी बात शायद ना सुनी जाए, लेकिन अगर सभी उसी बात को कहेंगे तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो ज़्यादा पड़ेगा। थर्ड हम देखते हैं, एक ट्रायंगल है, उसमें आइज़ को शो किया गया। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका मतलब है द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, मतलब जितनी भी आँखें देखी जा रही चीज़ें वो सभी ज्ञान के लिए हैं। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो सूर्य की किरणें हैं वो लोगों के सामने से जो ज्ञान जो बादल हैं अज्ञानता के, उनको हटा देगा। इसका मतलब अब सभी की आंखें खुल गई हैं, उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता हो गया है, अब वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये जो आप देख रहे हैं फिगर सेप्टर का, ये रॉयल पावर का, ये शाही शक्ति का प्रतीक है। मतलब अगर ये चीज़ शो है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रॉयल्टी अभी राजशाही बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक स्नेक है, वो अपनी पूंछ को ही खुद काट रहा है या खा रहा है। ये इस बात को दर्शाता है, सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ आइदर बिगनिंग और नॉर एंड। इसका मतलब है कि ये इटर्निटी को दिखाता है। इटर्निटी मीन्स जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, शाश्वत हो, मतलब जिसका कभी कोई अंत ना हो। तो जो रिंग है इसमें ना ही आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और ना ही एंडिंग पॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट है रेड फ्रिंजियन कैप, कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जो लोग दास थे उस टाइम में, उन्होंने ये कैप पहनना शुरू किया ताकि वो ये शो कर सकें कि अब वो किसी के दास नहीं है, अब वो फ्री हो गए हैं। नेक्स्ट आप फिर फिगर है ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। जैसे हमारे यहाँ जो सैफ्रॉन कलर है वो किसी बात को बताता है, फिर जो वाइट कलर है वो बताता है कि ये शांति का प्रतीक है, साइलेंस का, कामनेस का है। ग्रीन है प्रॉस्पेरिटी का, सैफ्रॉन है आपके सेक्रीफाइस का सिंबल। इसी तरीके जो ब्लू वाइट रेड कलर है यहाँ फ्रांस का, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, तो इन्हें फ्रांस का नेशनल कलर कहा गया है। द विंग्ड वुमेन, अब नेक्स्ट आपको शो हो रहा है द विंग्ड वुमेन। ये एक वुमेन है जिसके पंख बनाए गए हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, इसका मतलब है कि अब जो लॉ है वो फ्री है। फ्री है इन द सेंस अब हर किसी के पास ये अधिकार है कि वो अपने लिए कानून का सहारा ले सके। कानून किसी एक के हाथ में नहीं है, मतलब जो लॉ है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, उसको अब थ्री लेवल पे डिवाइड किया गया है। तो ये इसी बात का सिंबल है। लास्ट वन है द लॉ टैबलेट। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। लॉ टैबलेट ये बताता है कि कानून पर अब सबका अधिकार है, हर व्यक्ति इसके सामने बराबर है, कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी रिच और कोई भी पुअर नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इस टाइम पेंडेमिक में आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। Thank you for watching this video.